सहकार प्रणाम। सहकार साथियों, आज के इस वीडियो में हम डबल एंट्री सिस्टम में ट्रांजैक्शन यानी कि लेन देन को रिकॉर्ड करने बारे में आवश्यक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो कि मूलभूत सिद्धांत हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बुक्स में ट्रांजैक्शन यानी कि लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए कुछ मूलभूत सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए जो कि निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, ऑल ट्रांजैक्शन टू हैव डेबिट एंड क्रेडिट वाउचर्स ऑफ इक्वल अमाउंट। कहने का अभिप्राय है कि डबल एंट्री बुक सिस्टम में सभी लेन देन डेबिट और क्रेडिट समान राशि के वाउचर होने चाहिए। नंबर 2, डिस्टिंक्शन टू बी ड्रॉन बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स, यानी कि पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय तथा पूंजीगत प्राप्तियों और राजस्व प्राप्तियों के बीच में अंतर किया जाना चाहिए। नंबर 3, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी प्रिपेयर्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस एंड शुड कन्फर्म टू स्टैच्यूटरी प्रोविजंस एंड प्रैक्टिसेस। कहने का अभिप्राय यह है कि वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए जाने चाहिए तथा वैधानिक प्रावधानों एवं प्रथाओं के अनुरूप होने चाहिए। नंबर 4, इन्वेस्टमेंट्स मस्ट बी वैल्यूड एट द लोअर कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। निवेश का मूल्यांकन लागत या बाजार मूल्य में से जो भी कम हो उस पर किया जाना चाहिए। नंबर 5, बुक डेट्स मस्ट बी वैल्यूड ओनली एट द रियलाइजेबल अमाउंट्स एंड इन अकॉर्डेंस विद रेगुलरिटीज नॉर्म्स ऑब्लिक गाइडलाइंस, यानी कि बही ऋणों का मूल्यांकन केवल वसूली योग्य राशि पर तथा विनियामक मानदंडों या दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए। नंबर 6, एक्सपेंडिचर एंड इनकम टू बी ट्रीटेड ऑन एक्वेरल बेसिस। व्यय और आय का उपार्जन आधार पर माना जाएगा, यानी कि व्यय और आय को उपार्जन आधार पर माना जाएगा। नंबर 7, प्रोविजंस ऑफ और डाउटफुल एडवांसेस मस्ट बी मेड टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द ऑडिटर्स एंड इन अकॉर्डेंस विद गाइडलाइंस इश्यूड बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटी। संदिग्ध अग्रिमों यानी कि डाउटफुल एडवांसेस के लिए प्रावधान ऑडिटर की संतुष्टि के अनुसार तथा नियामक प्राधिकरण यानी कि रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा जारी दिशा निर्देशों अनुसार किया जाना चाहिए। नंबर 8, अनसोल्ड स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर शुड बी ब्रॉट इनटू अकाउंट्स एंड वैल्यूड ऑन ए recognized basis that is consistently being followed in the organization। कहने का अभिप्राय यह है कि वर्ष के अंत में नहीं बिके गए स्टॉक को खातों में लाना चाहिए तथा ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संस्था में निरंतर अनुसरण किए जाने वाले मान्यता प्राप्त आधार पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए। नंबर 9, premises and other fixed assets must be accounted for at historical costs। परिसर व अन्य अचल परिसंपत्तियों का लेखा ऐतिहासिक लागत पर किया जाना चाहिए। नंबर 10, depreciation should be provided for on depreciable assets on straight line or diminishing ब्लैंक बैलेंस मेथड्स ऑन ए कंसिस्टेंट बेसिस, यानी कि मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्तियों पर सीधी रेखा या घटती शेष विधि के आधार पर
निरंतर आधार पर मूल्यह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन का प्रावधान किया जाना चाहिए। नंबर 11, प्रोविजंस फॉर ग्रेच्युटी एंड प्रोविडेंट फंड्स बेनिफिट्स टू स्टाफ आर टू बी मेड ऑन एक्यूरल बेसिस। Separate funds for gratuity and provident funds are to be created and should not be mixed with the funds of the cooperatives। यानी कि कर्मचारियों के ग्रेच्युटी व भविष्य निधि के लिए अलग अलग निधि बनाई जानी चाहिए और उन्हें सहकारी समिति के कोष के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए। नंबर 12, ए क्लियर demarcation to be made in regard to provisions and contingencies on the one side and reserves on the other, while provisions and contingencies are to be made from profit and loss account, statutory and other reserves be made out appropriation of profits। यानी कि कहने का अभिप्राय यह है कि एक तरफ प्रावधान व आकस्मिक यानी कि प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज तथा दूसरी ओर आरक्षित निधियां यानी कि रिजर्व फंड्स के संबंध में स्पष्ट सीमांकन किया जाना चाहिए। प्रावधान व आकस्मिकताएं जहां लाभ व हानि खाते से की जानी चाहिए, वही वैधानिक व अन्य आरक्षित निधियां मुनाफे के विनियोजन से बनाई जानी चाहिए। नंबर 13, द नेट प्रॉफिट डिस्क्लोज्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मस्ट बी कंप्यूटेड आफ्टर प्रोविजन फॉर स्टैंडर्ड लोन्स, बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर ओवरड्यू इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, इरोजन in the value of securities and other assets, transfers to contingency funds and other usual or necessary provisions। यानी कि कहने का अभिप्राय यह है कि लाभ और हानि खाते में प्रकट शुद्ध लाभ की गणना मानक ऋणों यानी कि स्टैंडर्ड लोन्स, असौदे और संदिग्ध ऋणों यानी कि बैड एंड डाउटफुल डेट्स, अतिदेय ब्याज के लिए प्रावधान, प्रतिभूतियों और अन्य परिसंपत्तियों में मूल्यह्रास, क्षण, आकस्मिकता, निधि में स्थानांतरण और अन्य सामान्य या आवश्यक प्रावधानों के बाद की जानी चाहिए। सहकार साथियों, आगे हम प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। आप हमसे जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय सहकार, जय हिंद।